स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11th का मिड टर्म एग्जाम के लिए सैंपल पेपर। इसके जैसे ही बिल्कुल आपका हुआ पेपर आने वाला है, तो इसे ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा वो गद्यांश का रहेगा। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके उत्तर दीजिए। जो आपका गद्यांश है वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजिंग हुई है। पहले आपके 1 से लेकर 10 तक के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या होगा भाई? 2 मार्क्स के 3 प्रश्न आएंगे जो जो आपको 6 मार्क्स दिलाएंगे, और 1 मार्क्स के 3 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और 1-1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके 10 नंबर यहाँ से मिलने हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझकर, गद्यांश को समझ के, पढ़ के इनके उत्तर दे दोगे और 10 नंबर पूरे प्राप्त कर लोगे। ठीक है, उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आगे के क्वेश्चन है हम उन्हें सॉल्व करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, उसमें भी एग्जाम में थोड़ा पैटर्न है, उसमें चेंजिंग हुआ है। क्या चेंजिंग हुआ है? ये आपका 8 नंबर का रहता है। उसमें 1 से लेकर 3 आपके एमसीक्यू रहेंगे जो 3 मार्क्स आपको दिलाएंगे। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स के 2 आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका पद्यांश रहेगा जिसको आपको पढ़ के इसके उत्तर देने होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? आशा करता हूं कि ये आप तो समझकर अच्छे से कर लोगे। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दा क्या है भाई। ये देखो, ये तो आप इसे समझने वाला है। अब मेन मुद्दा आता है, प्रश्न नंबर 3 से प्रारंभ होता है। आपको अब समझना क्या है, सॉल्व कैसे करना है भाई, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो जो विकल्प दिए गए हैं उनका चयन करना है आपको निर्देश के अनुसार। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, संचार प्रक्रिया में किसके द्वारा कूटवाचन अथवा डिकोडिंग की जाती है? जो संचार प्रक्रिया होती है उसमें किसके द्वारा डिकोडिंग की जाती है? मैं आपको बता दूं, प्राप्तकर्ता। जो प्राप्त करता है, क्या करता है? प्राप्त करता है, उसको वो क्या करता है? डिकोडिंग करता है। क्या करता है? डिकोडिंग करता है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं, ऐसी स्थिति किस के संचार का उदाहरण है? जब कोई दो व्यक्ति हैं वो आपस में आमने सामने संचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण है? कौन सी संचार का उदाहरण है? पहला है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है जनसंचार, तीसरा है समूह संचार, चौथा है अंतर व्यक्तिगत संचार। मैं आपको बता दूं, जनसंचार होता है जो एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों से संचार किया जाता है। ठीक है, समूह संचार होता है एक समूह में संचार किया जाता है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उसका राइट आंसर डी होगा, अंतर व्यक्तिगत संचार। समझ में आया? ठीक है भाई, समझ में आना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, तीसरे का तीसरा पॉइंट, बाहर से खबरें लाने का काम कौन करता है? जो बाहर से खबरें होती है कौन लाता है भाई? देखो लिखो, पहले लिखा संपादक। संपादक क्या करता है भाई? संपादक तो खबरें छापता है। ठीक है, दूसरा क्या है? संवाददाता। तीसरा है सह संपादक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, संपादक जो कार्य करता है वो छापने का कार्य करता है। सह संपादक उससे छोटा होता है, वो भी वही कार्य करता है लगभग, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो गलत हो जाएगा। उसका राइट आंसर घ होगा, संवाददाता। जो बातचीत करता है वो बाहर से खबरें लाता है, बाहर से खबरें लाने का काम करता है। समझ में आ गया? इसका राइट आंसर बी है, खा बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। देखिएगा, समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित में से किसने हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र निकाला था? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उदल मानदंड, ये तो गलत है क्योंकि ये तो एक अखबार है। ये पूछ रहा किसने निकाला था, कोई व्यक्ति होगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये भी नहीं है। घ, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ये राइट आंसर है आपका। हिंदी का जिसने पहला साप्ताहिक पत्र निकाला था वो है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पहली मूक भाषा कौन सी थी? पहली जो मूक फिल्म थी वो कौन सी थी? तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा या बी हो जाएगा। समझ में आया? ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं हम, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा क्या लिखा है भाई,
निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये काव्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, फिर इसके उत्तर देने हैं। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं फिर उसके उत्तर समझते हैं। साहिब अंध मुसाहिब मूक और सभा भेरी, रंग रीछ को माचियो, भूलियो जहां भक्तियो, घट ओघट, बूढ़े वे को कहू धर्म ना बाचियो, देश ना समझ सूझियो, कहियो समझाइयो ना बताइयो, सैन्यो ना कही रुचि जाचियो, देव कहाँ निप देव कहाँ निपरे, नट की बिक्री मती, को सगरी निधि नाचियो। मैं आपको बता दूं, ये आपका देव, जो देव है इसके लेखक वहां से लिया गया है, दरबार से। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, इसको समझना, फिर इसके आधार पर आपको उत्तर देने हैं। तो आपको पढ़ लिया होगा, अब इसके उत्तर देखते हैं क्या है। कवि के अनुसार राज्य का राजा कैसा था? तो यहाँ का राजा था वो कैसा था भाई? प्रजा को प्रेम करने वाला? बिल्कुल नहीं था। प्रजा की देखभाल करने वाला? बिल्कुल नहीं करता था देखभाल। प्रजा से नफरत करने वाला? नफरत भी नहीं करता था। क्या करता था भाई? प्रजा में रुचि ना रखने वाला। जो प्रजा थी उसमें रुचि नहीं रखता था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा या कहा हो जाएगा। समझ में आएगा? नेक्स्ट, कवि के अनुसार उस राज्य के लोग कैसे थे? तो मैं आपको बता दूं, उस राज्य के जो लोग थे वो थे कर्तव्य से विमुख। जो कर्तव्य होते हैं वो नहीं करते थे। ठीक है, उसके आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3, कवि के अनुसार राज्य का मंत्री कैसा था? मंत्री होता है जो भी कार्यभार संभालता है, कार्य करता है, समस्याओं का समाधान करता है। लेकिन ये कैसा था? प्रजा की समस्याएं ना देखने वाला। ये क्या करता था? प्रजा की समस्याएं नहीं देखता था। ठीक है, चौथे की बात करते हैं। कवि के अनुसार उस राज्य में क्या क्या बिगड़ा हुआ है? क्या क्या बिगड़ा हुआ है भाई? सब कुछ बिगड़ा हुआ है। राजा भी बिगड़े हुए हैं, मंत्री भी बिगड़े हुए हैं, प्रजा भी बिगड़ी हुई है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो क्या आ जाएगा? समूचा राज्य। समझ में आया? ठीक है भाई, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5वां देखिएगा, कवि जिस राज्य की बात कर रहा है वह है, वो किसके लिए है? कवि जिस राज्य की बात कर रहा है वह है क्या है? प्रजा के लिए सर्वोत्तम, राजा के लिए श्रेष्ठ, प्रजा के लिए खराब, सबके लिए बिगड़ा हुआ। ये है सबके लिए बिगड़ा हुआ। इसका राइट आंसर घा हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है भाई, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको मिड टर्म का सैंपल पेपर मिल सके और एग्जाम में वो अच्छे से प्रिपरेशन उसकी कर सके। ठीक है? ठीक है भाई, आपने लाइक कर दिया होगा, इतना मुझे भरोसा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जो लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखो, अब आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और रीति नीति फैलाएं। और अभी भी ये लोग चाहे हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों के सारे संसार के निकम्मेपन में घेर लिया है। बोधोरा मत्स्य ग्रस्त अभाव है, रसमय दूषिता, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब इन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि वेद पर करके उनकी गति लिखी थी। क्या लिखी थी? गाती लिखी थी। वह ऐसा ठीक ही है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीनें बनी है, उनसे उन ग्रहों को बोध करने में भी वही गति ठीक आती है। जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की ओर जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार है, तब हम लोग निरीक्षुरंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। तो देखिए भाई, आपने इसको पढ़ लिया होगा ऐसी मेरी आशा है। अब हम क्या करते हैं? इसके उत्तर करते हैं भाई। क्या क्या उत्तर करते हैं भाई? इसको पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर आप इसके उत्तर दे पाओगे। तो देखो भाई, मैंने तो समझ लिया, आपने नहीं समझा दोबारा से वीडियो पीछे करके देख लेना। क्या लिखा है भाई? पहला प्रश्न, प्राचीन समय में शिक्षा के प्रसार का जिम्मा किसके घर था? जो शिक्षा है उसको फैलाने का जिम्मा किसके पास था?
तो अभी हमने पढ़ा सबसे ऊपर राजा और ब्राह्मणों पर, ठीक है। जो शिक्षा का प्रसार फैलाने का जिम्मा था किसके ऊपर था? राजा और ब्राह्मणों पर था, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, समझ लीजिएगा। दूसरा देखिएगा, भारतवर्ष में हमारे पूर्वजों ने ग्रहों की गति को किससे देखा व समझा? तो हमने भी पढ़ा बांस की बनी दूरबीनों से। जो बांस की बनी दूरबीनें होती हैं उसने हमारे उसके आधार पर हमारे पूर्वजों ने ग्रहों की गति को देखा और समझा था, ठीक है। तीसरा देखिएगा, लेखक के अनुसार भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी हमने पढ़ा निकम्मापन। भाई देखो हमने अभी पढ़ा उसी में से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही आसान है। अभी हमने पढ़ा था कि भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? निकम्मापन, ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा, चुंगी की कतवार का क्या अर्थ है? जो चुंगी होती है उसकी कतवार का क्या अर्थ है? तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी का कचरा, ठीक है। देखिएगा 5वां, बोधारो मत्स्य प्रभाव दुष्टता का क्या अर्थ है? अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तीसरा इसका राइट आंसर है ए और बी। हमने भी पढ़ा था कि जानकार ईर्ष्यालु हो चुके हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी नशे में चूर है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ए और बी। प्रभावी लोग घमंडी हो चुके हैं और जानकार ईर्ष्यालु हो चुके हैं। समझ में आया? तो इसका हो जाएगा ए और बी। समझ में आया? ठीक है, अभी आ गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न 6 की, जो आपके पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके पाठ के आधार पर पूछे जाएंगे अंतराल से, ठीक है। एक है अंतरा, एक है अंतराल, ठीक है, उसके आधार। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशानुसार सबसे निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो बिल्कुल चयन करेंगे भाई। देखिए क्या लिखा है, पहला प्रश्न, हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ किसकी आत्मकथा है? तो हमें पता है मकबूल फिदा हुसैन की आत्मकथा है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, हुसैन हुसैन किसकी मृत्यु के बाद कमरे में बंद रहने लगा? जो हुसैन है वो किसकी मृत्यु के बाद कमरे में बंद रहने लगा था? तो इसका राइट आंसर दादा की मृत्यु, ठीक है। जैसा कि आपने अगर चैप्टर में पढ़ा हो कि दादा की मृत्यु के बाद वो कमरे में बंद रहने लगा था, तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, दादा की मृत्यु, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं अब हम। किस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया? किसका आया भाई? सिंहगढ़, क्या सिंहगढ़ का जो पोस्टर है उसको देखकर मकबूल को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। समझ में आया इतना आपको? ठीक है भाई, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहें, ठीक है भाई। समझते हो गए आप हमारी बात को? चौथा प्रश्न देखिएगा, छठे पार्ट का, आवारा महिषा आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। जो आवारा महिषा है उसके आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नाना के परिवार की आर्थिक हालात खराब होने पर परिवार को लौटकर कहाँ वापस आना पड़ा? जो नाना के परिवार के आर्थिक आर्थिक मतलब हालात खराब थे, तो परिवार को लौटकर वापस आना पड़ा था। कहाँ आना पड़ा था भाई? ग दे, देवनंदपुर, क्या देवानंदपुर आना वापस पड़ा था, ठीक है। इसका राइट आंसर गा हो जाएगा, ठीक है। अब छठे की बात करते हैं। छठा क्या है? जिस समय शरद के छोटे नाना मणि को मार रहे थे उस समय शरद कहाँ जाकर छिप गया था? कहाँ छिप गया था भाई? गोदाम में। इसका राइट आंसर गा हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न 7 की बात करते हैं। मकबूल की जन्मजात कला का पहला परिचय कहाँ मिलता है? जो मकबूल है उसकी कला का परिचय कहाँ से हमें मिला भाई? जब कक्षा में हुबहू चिड़िया बना दी। जब भाई मकबूल फिदा हुसैन थे, उन्होंने कक्षा में बैठकर चिड़िया बना दी बिल्कुल हुबहू उसके जैसे ही, तो उसके बारे में हमें कला का पहला परिचय मिला था। मैं आपको बता दूं, यही क्वेश्चन, यही बिल्कुल पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको परीक्षा में हिंदी के देखने को मिलेगा हुबहू। समझ रहे हो? ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की, ठीक है भाई। अभिव्यक्ति और माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है, क्या लिखा है? निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विषय पर दृश्य लेखन लिखिए।
आपको दृश्य लेखन आएगा 5 नंबर में। कितने नंबर में भाई? 5 नंबर में, ध्यान रखना। बाढ़ का दृश्य लिख सकते हो आप, या कक्षा कक्ष का दृश्य लिख सकते हो। आपको कोई एक दृश्य लिखना होगा, तो वही हम इसे सॉल्व करते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। हम दोनों दृश्यों को हल करेंगे, ठीक है भाई। पहले हम बाढ़ का दृश्य का सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, ठीक है भाई। देखो, दृश्य आपको लिखना होगा, दृश्य लेखन सबसे ऊपर लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा बाढ़ का दृश्य। अब देखो भाई, दृश्य एक में आपने क्या क्या लिख रखा है? दोपहर लिख रखा है, बाहर लिख रखा है, और गांव लिख रखा है, ठीक है। अब आपको उसको लिखना है। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि ये आपको वर्तमान में लिखना है। जो भी दृश्य लिखेंगे आप उसमें वर्तमान में लिखेंगे, आकर्षण और प्रभावी शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दृश्य लेखन की। बाढ़ का दृश्य का हम वर्णन कर रहे हैं, तो उससे संबंधित समस्याएं और उसके बारे में होना चाहिए। तो देखो, एक बड़ा चित्र जलमग्न है, तेज रफ्तार में बहते पानी अनेक पेड़ पौधे, खेत खलिहानों मकानों आदि को अपने में समाता जा रहा है। पानी में मवेशियों की लाशें तैर रही हैं। डगरियों में सवार लोग अपने जरूरी सामान का समेट कर परेशानी भरे मन से चप्पू चला रहे हैं। कुछ लोग आसपास की ऊंचे छतों पर चढ़कर बचाव दल के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रेडियो पर समाचार बुलेटिन चल रहा है। छत पर सभी लोग रेडियो के इर्द गिर्द खड़े हैं। डेग डेगियों में बैठे लोग मोबाइल फोन से अपनी स्थिति व अपनों के सुरक्षित हालचाल की जानकारी साझा कर रहे हैं। बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही हैं। सबके चेहरे पर दुख और भय छलक रहा है। आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। हेलीकॉप्टर से छतों पर लोगों के खाने के पैकेज गिराए जा रहे हैं। भूख से बेहाल लोग पैकेट सावधानी पूर्वक लपक कर लपक रहे हैं, किंतु कुछ पैकेट पानी में भी गिर रहे हैं। दिन ढल रहा है और पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। समझ में आया? इस प्रकार आपको बाढ़ के दृश्य लेखन पर लिख देना है कि हमें क्या हो रहा है। मवेशियां डूब रही हैं, भेड़ बकरियां डूब रही हैं, गांव में पानी बढ़ता जा रहा है ना। इस प्रकार से आप समस्या को वर्णन कर देना। दूसरा हमने देखा था भाई, क्या देखा था? कक्षा कक्ष का दृश्य। तो कक्षा कक्ष दृश्य तो आप लगभग रोज ही देखते होंगे, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। आज हमें आपसे बताना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे दिन के बारे में, उसके कक्षा कक्ष के अंदर के बारे में, कक्षा कक्ष के बारे में, फिर अध्यापक के बारे में, फिर 40 विद्यार्थियों के बारे में। क्योंकि कक्षा कक्ष में विद्यार्थी भी होते हैं कि नहीं होते भाई? होते हैं। अब इसको आपको लिखना पड़ेगा, समझो भाई क्या लिखना है। कक्षा कक्ष के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर पीली पट्टी में काले रंग के मोटे अक्षरों में कमरा संज्ञा 104 अंकित। देखो भाई, हमने बोल दिया कक्षा कक्ष का वर्णन कीजिए, तो आप लिख दोगे भाई जो जैसा कि आप देखते हो वैसे आपको लिख देना है। यही नहीं यही लिखना है, ऐसा नहीं है। जो आपको देखते हो वही लिखना है, ठीक है। तो भाई 104 कमरा नंबर अंकित है, वो उसने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है? प्रवेश द्वार के बाएं तरफ 11वीं सा मतलब सी, ठीक है। सी के नाम से तख्ती लगी है। कक्षा के भीतर श्याम पट पर हिंदी विषय से संबंधित शब्दार्थ लिखे हैं। हिंदी क्लास चल रही है तो हिंदी से संबंधित क्या लिखे हैं? शब्दार्थ लिखे हैं। श्याम पट के सामने दीवार पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर सभी विषयों के रंगीन चार्ट लगे हैं, ठीक है। एक डेस्को की 4 कतारों पर सभी छात्र शांति से बैठे व तसल्लीता से पाठ पढ़ रहे हैं। तसल्लीता मतलब शांति से पाठ पढ़ रहे हैं। हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं। अध्यापक पाठ का स्वर वाचन कर रहे हैं। कक्षा में धीरे धीरे टहल रहे हैं। पहली कतार के अंतिम डेस्क पर पहुंचकर छात्र दीपक को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? आप कुछ भी लिख सकते हो जिसमें जैसा कि आप देखते हो समझते हो उस प्रकार से आपको लिखना होगा। आप पूछते हैं भाई, देखो क्या लिखना है आपको? अध्यापक पूछता है गंभीरता से, दीपक तुम इस समय ये चित्र क्यों बना रहे हो? दीपक घबराते हुए, सर वो सर ऐसे बोलता है। सभी बच्चे दीपक को देखकर हंस रहे हैं। अध्यापक क्या कहता है भाई? सहज होकर, जरा दिखाओ तो चित्र। अरे वाह, ये तो अति सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। इसका प्रयोग हम बादल को गिरते देखा है, कविता में जरूर करेंगे। सभी बच्चे दीपक लिए
दीपक के लिए ताली बजा रहे हैं। ठीक है, तड़ 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 तालियों की आवाज कक्षा में गूंज रही है। उसके बाद अध्यापक क्या कहते हैं, दीपक को प्यार से समझाते हुए, बेटा ये चित्र अवकाश के समय में अवश्य पूरा करना, अभी आप ध्यान पूर्वक पाठ समझिए। ठीक है, दीपक कहता है अंदर भाव से, जी सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जब मैं पाठ पर ध्यान दूंगा। अध्यापक हर्ष अनुमति के साथ पाठ का स्वरवचन करते हुए आगे बढ़ गए। इस प्रकार से आपको इसका वर्णन कर देना है कक्षा का, और आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। समझ में आया भाई? प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अब आपको लिखना है पत्र। यदि आपने पत्र या सुविवृत लेखन नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उससे संबंधित एक एक एग्जाम्पल और उसके फॉर्मेट को अपलोड कर दिया गया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, पूरा फॉर्मेट पूरा एग्जाम्पल दिया है, आप अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है, प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध के बावजूद इनके बढ़ते प्रयोग पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए क्षेत्र के मुख्य समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अब आपको एक पत्र लिखना है। यदि आप पत्र नहीं लिखते तो आपको अथवा भी दिया हुआ है, आप वो भी कर सकते हो। दिल्ली नगर निगम कार्यालय में लिपिक पद के लिए सुविवृत सहित पत्र लिखिए। अब आपको एक पत्र लिखना है दिल्ली नगर निगम कार्यालय में लिपिक पद के लिए सुविवृत सहित पत्र लिखना है। ठीक है, ये आपको कुछ अथवा में भी करना होगा, यदि आप वो नहीं करते तो आपको अथवा वाला भी करना होगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें एक विषय पर चर्चा करेंगे, पत्र पर। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, पत्र क्या। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है, जो भेज रहा है उसका प्रेषक का पता। तो आपने प्रेषक का पता लिख दिया, परीक्षा भवन नई दिल्ली। उसके बाद मैंने आपको बताया था दिनांक क्या है, उसके बाद आप किसको भेज रहे हैं उसके बारे में और उसका पता। तो हम भेज रहे हैं संपादक को, संपादक के प्रति पत्र आया तो हम लिखेंगे प्रति संपादक नवभारत टाइम्स, उसका पता लिख देंगे बहादुर शाह जफर मार्ग, जो भी पता हो वो आप लिख दोगे। उसके बाद आप लिखेंगे विषय, विषय संकेत कि क्या है भाई, जैसा कि हमने भी पढ़ा क्वेश्चन में, उसी के आधार पर आपको लगा देना है। प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध के बावजूद इनके बढ़ते प्रयोग के संबंध में। ठीक है भाई, प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा है, इसके बावजूद भी प्रयोग बढ़ रहा है, यूज इसके ज्यादा हो रहे हैं, इसके संबंध में पत्र लिखा हुआ है। तो अब आप इसका लिख देंगे, क्या क्या लिख देंगे भाई, महोदय महोदय संबोधन होता है ये आप लिख देंगे। उसके बाद पहले आप कहेंगे ये लाइन सब में इस्तेमाल हो जाती है, क्या सभी विषयों में ये शामिल हो जाती है, ये लाइन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, मैं आपके प्रतिष्ठापित व लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश के नागरिक और अधिकारियों का ध्यान प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध के बावजूद इनके बढ़ते प्रयोग पर दिलाना चाहता हूँ। जो भी विषय रहेगा वो आप यहाँ लगा देंगे, जो भी विषय रहेगा, लेकिन उसके ऊपर की जो लाइन है ये आपको बिल्कुल हुबहू याद कर लेनी है, और उसके बाद जो टॉपिक रहेगा उसको लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, दिखा देता हूं मैं आपको। उसके बाद आपको समस्या का वर्णन करना है। क्या वर्णन करना है, उसके भाई क्या क्या दिक्कत हो रही है, प्रदूषण समस्या बढ़ रही है महानगरों में, और थैलियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और बाजारों में हर तरह की वस्तु प्लास्टिक बैग में डालकर बेचा जाए। बता दिया भाई, प्लास्टिक बैग बेचा जाए क्योंकि डालकर बेचा जाता है, तो उससे क्या होगा, प्रदूषण समस्याएं कम होंगी। ठीक है, तो ये हमें समस्या बता दी। उसके बाद हम इससे बताएंगे सॉल्यूशन। पहले हमें ये लाइन लिख देनी है, उसके बाद समस्या लिख देनी है, क्या क्या समस्या हो रही है, क्या क्या कारण है उसके। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों हानिकारक है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है समाधान। ठीक है, जब आप समाधान बता देंगे, आशा है मेरे विचारों को आप अपने समाचार पत्रों में स्थान देंगे, ताकि लोगों और सरकार के साझा प्रयासों से इन समस्याओं का स्थायी निवारण हो सके। ये आपने लिख दिया, उसके बाद आप धन्यवाद लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और ये आपका 5 नंबर का पत्र कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया आपको? इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट कर देना है। ठीक है भाई, ठीक है, कर दिया आपने। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, डायरी लेखन के लाभ लिखिए। जो डायरी है उसके क्या क्या लाभ है। और उसके बाद दूसरा है, नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है। तो देखो भाई, इसको दोनों को प्रश्न को समझते हैं हम। डायरी लेखन है, उसके क्या क्या लाभ है। तो देखो, डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
सबसे पहला लाभ लिख सकते हैं आप, डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तथा अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार से मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि हम भाई अंदर ही अंदर बहुत सारे भार इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत सारे विचार इकट्ठे कर लेते हैं, यदि हम उन्हें डायरी में लिख लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा तीसरा लाभ, इससे हमें अपने गुणों और अवगुणों का पता होता है, जो हमारी कमियों को दूर करने में सहायक होता है। जब हम इससे भाई इसमें डायरी लिखेंगे तो हमारे गुणों के और अवगुणों के बारे में हमें परिचित होंगे, पता होगा, और हमारे जो कमियां होंगी हम उसमें हम सुधार कर सकेंगे। ठीक है, ये 3 लाभ हो गए। चौथा लाभ देखिएगा, डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात करने का अवसर प्रदान करता है। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत का स्मरण कर सकते हैं। अतीत बोले तो जो आपका बीत गया तो भूतकाल। जब भाई हम आगे चल रहे हैं और हम डायरी रोज लिख रहे हैं तो हम पिछले दिनों को भी याद कर सकते हैं, तो ये आपको लाभ लिख देने हैं। ठीक है। अब हम बताया था नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर क्या है, तो आपको अंतर पता होना चाहिए। तो देखो क्या क्या अंतर है। नाटक के दृश्य लंबे होते हैं, जो नाटक है उसके दृश्य लंबे होते हैं, लेकिन जो फिल्म के दृश्य होते हैं वो छोटे होते हैं, पहला अंतर। दूसरा, नाटक के घटना स्थल सीमित होते हैं, फिल्म के असीमित होते हैं। जो नाटक है उसके घटना स्थल होते हैं वो सीमित होते हैं और फिल्म के असीमित होते हैं। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, नाटक है वो एक सजीव कला माध्यम है। चौथा अंतर देखिएगा, नाटक में कथा का विकास रेखीय होता है और फिल्म में विकास कई तरह से होता है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न पहले के सिलेबस से लिए गए हैं, तो आपको ये नहीं करने हैं, बस आपका ये सिलेबस से रिलेटेड है जो आपको करना है। गिरिधर नार नावती से सखी का क्या आश्रय है, आपको ये करना है, क्योंकि आपके सिलेबस से यही है इस बार, ये पहले का लिया हुआ है। तो देखो आपको लिखना पड़ेगा, गिरिधर नार नावती सखी का आश्रय है कि जो लोग गोवर्धन पर्वत को उठाते समय भी नहीं झुके, वह श्री कृष्ण जी मुरली के वशीभूत होकर अपनी गर्दन झुका देते हैं। वैसे बांसुरी बजाने में ये एक सामान्य सी क्रिया पर सखी सौतिया डावश मुरली को स्त्री रूप मानकर उसे ईर्ष्या रखते हैं। इसके कथन में ये व्यंग है, कृष्ण एक साधारण नारी के रूप में के प्रेम में वशीभूत होकर अपनी गर्दन तक नवाने को तैयार हो जाते हैं। सीधा सीधा इसका अर्थ क्या है समझते हैं। हमने आपको उत्तर समझा दिया। गिरिधर नार नावती से क्या सखी का क्या आश्रय है, तो मैं बता दूं, गिरिधर मतलब जो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण जी, इतने शक्तिशाली, इतने महापुरुष, जिन्होंने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा दिया, वो उस टाइम नहीं झुके, लेकिन एक मुरली, एक बांसुरी के चक्कर में, उसके कारण अपनी गर्दन झुका देते हैं, अपने शरीर को 3 तरफ से अपने एक टांग पर खड़े होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नाच नचाती रहती है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। समझ में आया? देखो भाई अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब आपके आगे सह प्रसंग व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर में आपसे पूछी जाती है। 6 नंबर में सह प्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। पहले इसका फॉर्मेट समझेंगे भाई, फॉर्मेट समझेंगे तो मतलब क्या क्या लिखना होता है, कितने नंबर का होता है, उसके आधार पर आपको कितने कितने नंबर मिलेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले आपका रहता है संदर्भ। क्या लिखना होता है? संदर्भ। संदर्भ में क्या आता है? संदर्भ में आता है आपका पाठ का नाम आएगा। क्या आएगा? पाठ का नाम। दूसरा आएगा लेखक का नाम। ठीक है, लिख दिया भाई, ये आपको 1 मार्क्स दिला देगा। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है संदर्भ से, उसमें आपका पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। दूसरे पे आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखना है भाई? जो भी कथन दिया हुआ है, जो भी व्याख्या करने के लिए ये दिया हुआ है, इसमें से एक शॉर्ट, 1 या 2 लाइनों का शॉर्ट वर्णन करना है। क्या करना है? शॉर्ट मतलब शॉर्ट बोले तो लघु वर्णन करना है। ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स दिलाएगा। उसके बाद आपको करनी है व्याख्या। व्याख्या आपको 3 मार्क्स दिलाएगी। व्याख्या में आपको क्या करना है भाई? व्याख्या में आपने जो जो इसमें समझा है उसको एक्सप्लेन कर देना है, अच्छे तरीके से समझा देना है। उसके बाद आपको ये दिलाएगा 1 नंबर। क्या दिलाएगा भाई? 1 नंबर विशेष।
विशेष मतलब इसमें क्या चीज महत्वपूर्ण है, क्या क्या विशेष है। जैसे आपका कोई शब्द है, अलंकार है, ठीक है, अलंकार है, अलंकार यह शब्द, भाषा, ठीक है, भाषा, ये आपको लिख देना है। यदि आप दो तीन चीजें लिख दोगे तो आपको एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। शब्द कौन से, मतलब आम बोलचाल की भाषा के शब्द है, ब्रज भाषा की बोली है, खड़ी बोली है, ये आपको लिख देना है। अलंकार कोई दिखता है तो आपको लिख देंगे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। उसके बाद भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, खड़ी बोली है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद एक होता है रस, ये आपको लिख देना है। इस प्रकार अगर आप कुछ भी नहीं करते तो पाठ का नाम, लेखक का नाम कर दीजिएगा, संदर्भ प्रसंग लिख दीजिएगा, विशेष लिख दीजिएगा, 3 नंबर आपके मिल जाएंगे। यदि आपने व्याख्या में भी कुछ कर दिया तो आपको एक आधा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान होता है, 4 नंबर आप 4 से 5 नंबर आसानी से ले सकते हो। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स पूरे के पूरे नंबर भी ले सकते हैं। समझ में आया? इस प्रकार से आपको ये चारों चीजें लिखनी पड़ेंगी और इनको एक्सप्लेन करना होगा। समझ में आया? देखो अब पढ़ते हैं। साहिब अंध मुसाफिर मुख सभा बहरी रंग जीज को बाचियो भूतियो सा भक्तियो घट ओ घट बड़ी बड़िए का काहू कर्म न बचियो बेश न सुझाइयो को समझियो ना बताइयो सुने न का रुचि राचियो देव कहा नेवरे नट की बिगड़ी मती को नगरी से नाचियो। तो आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है पाठ का नाम। पाठ का नाम लिख देंगे आप, ये दरबार से लिया गया है। दरबार, ये पाठ का नाम दरबार है और लेखक का नाम देव है। यहाँ आपको एक नंबर मिल जाएगा संदर्भ लिखकर। उसके बाद आप ले लेंगे प्रसंग। प्रसंग में आपका क्या आएगा भाई, देखो भाई प्रसंग में आ जाएगा आपका, देखो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपने लिखा संदर्भ, सबसे पहले मैंने आपको बताया एक नंबर मिलता है। इसमें आपको लिखना है बस 2 चीजें लिखनी है। क्या लिखना है? अध्याय का नाम लिखना है, पाठ का नाम लिखना है और उसके लेखक लिखना है। तो देखो पाठ का नाम क्या है, दरबार है, उसके लेखक कौन है, देव है। ये 2 चीजें लिख दी, एक नंबर आपका पक्का हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया प्रसंग। प्रसंग क्या होता है भाई, इसमें शॉर्ट वर्णन करना होता है आपको, संक्षिप्त, शॉर्ट, संक्षिप्त, ठीक है। शॉर्ट में आपने क्या क्या बताना है इसमें, प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि देव ने मध्य काल ने एक राज्य का वर्णन किया है। जो देव कवि देव हैं उन्होंने क्या किया है, एक राज्य का वर्णन किया है जहां लगभग सारी व्यवस्था ही चौपट है। समझ में आ गया? ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है जो आपको 3 नंबर दिलाएगी। पहले आप इसे समझेंगे और फिर उसे इसके बारे में वर्णन कर देंगे। जैसे हमने समझा, महाकवि के अनुसार राजा अंधों की तरह व्यवहार करता है, उसे प्रजा की तकलीफें दिखाई नहीं देती। उसका मंत्री भी गूंगे की तरह व्यवहार करता है, जब भी कुछ भी नहीं कहता। उसके दरबारी भी राजा और मंत्री को प्रजा की तकलीफों से अवगत नहीं कराते, सभी बस राय और रंग में ही डूबे रहते। इन सभी लोग भोगविलास में डूबे रहने के कारण समूचा राज्य ही अस्त ध्वस्त है। कोई किसी की कदर नहीं करता, कोई किसी की परवाह नहीं करता, सब अपने अपनी धुन में डूबे हुए हैं। ये आपने लिख दिया, ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था विशेष। विशेष बोले तो हमने बस जैसे आपको बताया भाषा, तो इसमें कौन सी भाषा है, विरज भाषा है। रस कौन सा है, शांत रस है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार भी है। ये आप 2-3 चीजें लिख दोगे, आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा। तो आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आया? चलो भाई समझ में आ गया, वेरी गुड। अब 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको, किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 40 शब्दों में। मैं आपको बता दूं ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, मिड टर्म एग्जाम में, फाइनल में होगा तब हम बात करेंगे। इन 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। भोजन का, दोपहर का भोजन शीर्षक किस प्रकार से सार्थक है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो दोपहर का भोजन है वो शीर्षक किस प्रकार से सार्थक है, आपको इसके बारे में बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दोपहर का भोजन है वो शीर्षक सार्थक है, क्योंकि जो सभी घटनाएं हैं वो भोजन के, दोपहर के भोजन के आसपास ही घटित हुई हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, रामचंद्र और मोहन और मुंशी जी सभी एक एक कर भोजन खाना ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन गरीबी होने के कारण सभी भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सभी एक दूसरे, जो उसकी राम रामचंद्र की माँ होती है, रामचंद्र की माँ का क्या नाम है, सिद्धेश्वरी, वो क्या करती है, वो एक दूसरे के विषय में झूठ बोलती है ताकि एकता और अखंडता बनी रहे और सभी मिलजुल कर कार्य करें। ठीक है, ये करती है।
तो आपको बताना होगा कि यह सार्थक उचित है। उसके बाद टार्च बिछने